दोस्तों, आज मैं आपके सामने पिछले साल रिलीज हुई एक तमिल मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूं और इसमें आने वाले ट्विस्ट आज के समाज को सच परखने का एक तरीका दे देंगे। इस मूवी का नाम आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा और फिलहाल इसकी IMDb रेटिंग है 8.5। अब मूवी वैसे तो काफी छोटी है और कुछ सीन्स इसमें इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैंने उनको एक्सप्लेन किया है ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि किसी जगह पर एक प्रेग्नेंट लेडी की डिलीवरी हो रही होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा दर्द में होती है। अब कुछ ही देर में उसका बच्चा जन्म लेता है और इसी बीच दूसरी लेडी जब उस बच्चे को लेकर बाहर आती है तो उस प्रेग्नेंट लेडी की सास पूछती है कि मेरी बहू और बच्चा कैसा है। तो वो कहती है कि हम आपकी बहू को बचा नहीं पाए, यानी उस प्रेग्नेंट लेडी की यहाँ पर मौत हो चुकी थी। अब ये खबर सुनकर उसकी सास बहुत ज्यादा रोने लगती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि रात में गांव के सभी लोग एक जगह पर बैठकर उनके गांव में होने वाला नाटक देख रहे होते हैं, जिसके खत्म होने के बाद सभी लोग तालियां बजाते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि इस गांव में एक लड़का और एक लड़की की एंट्री होती है, जिसमें लड़की का नाम निवेदिता होता है और लड़के का नाम श्रवण। अब बहुत ज्यादा चलने की वजह से निवेदिता थक चुकी होती है, जिसके लिए वो बार बार श्रवण को बोलती रहती है। वो कहती है कि आखिर हमारा गांव कब तक आएगा, अभी और कितना चलना पड़ेगा। तो श्रवण कहता है कि अरे बस अभी आ ही गया, थोड़ी देर और। लेकिन निवेदिता उससे कहती है कि अब मुझसे नहीं होगा, तुम ही ये बैग लेकर चलो। तो इस तरह से अब श्रवण दोनों ही बैग उठा लेता है और फिर वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। खैर, गांव के अंदर आने के बाद गांव के लोग इन दोनों को अजीब निगाहों से देखने लगते हैं और इसी बीच निवेदिता को देखकर ये दोनों आदमी उनके पीछे पीछे आने लगते हैं, लेकिन फिर ये दोनों उन्हें इग्नोर करते हैं और अपने घर के पास पहुंच जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि घर के अंदर जाने के बाद श्रवण घर का दरवाजा बंद कर लेता है और इसी बीच निवेदिता श्रवण से कहती है कि क्या है, ये लोग हमें इतना घूर क्यों रहे थे। तो श्रवण कहता है कि तुम हो ही इतनी सुंदर तो लोग तो तुम्हें देखेंगे ही ना, छोड़ो तुम उन लोगों को इग्नोर करो। इस तरह वो इस बात को यहीं पर टाल देता है। खैर, इसके बाद ये दोनों नहाकर तैयार हो जाते हैं और गांव के मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए चले जाते हैं। इसी बीच यहाँ पर गांव का पुजारी सतीश होता है जो उनकी पूजा करवाता है। आगे हम देखते हैं कि गांव के लोग इन दोनों को देखकर तरह तरह की बातें करने लगते हैं। इसके बाद जब ये दोनों अपने घर पर आते हैं तो श्रवण की पड़ोस वाली आंटी उनसे मिलने के लिए आती है। अब वो श्रवण से कहती है कि श्रवण, क्या मैंने जो सुना है वो सच है? तो श्रवण कहता है कि हाँ आंटी, मैं निवेदिता से शादी करने वाला हूँ। खैर, आंटी कहती है कि बेटा, ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि इस गांव में बड़े बेटे होने का मतलब क्या है? इसी बीच निवेदिता पूछती है कि आंटी, ये बड़े बेटे वाली बात क्या है और उसका हमारी शादी से क्या लेना देना है? आखिर हमारी शादी हो जाएगी तो ऐसा क्या हो जाएगा? तो आंटी कहती है कि तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो बेटा, मैं कह रही हूँ ऐसा मत करो। खैर, निवेदिता पूछती है कि श्रवण बताओ, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, आखिर ऐसा क्या है? तो आखिरकार श्रवण उसे सच बता ही देता है। वो कहता है कि अगर इस गांव में बड़े बेटे की शादी हो जाएगी तो उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी और यही हमारे गांव का श्राप है। तो ये सुनकर निवेदिता कहती है कि आंटी, ये बनी बनाई कहानियां हैं, आप ज्यादा फिक्र मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आंटी कहती है कि नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, हमारे गांव पर 100 सालों से ये श्राप चलता आ रहा है। इस गांव में ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जिनके पति की मौत हो चुकी है और वो इस गांव में अकेले ही विधवा बनकर अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। वो कहती है कि मैं दूसरों की क्या कहूँ, मैं खुद भी उनमें से एक हूँ। मेरी शादी के 6 महीने बाद ही मेरे पति की मौत हो गई थी और मेरा पति अपने घर का बड़ा बेटा था। इसलिए बेटा, मुझे गलत मत समझना, मैं तुम दोनों के साथ कुछ गलत होता हुआ नहीं देख सकती, मुझे माफ कर दो बेटा, लेकिन तुम लोग ये शादी मत करो। और ऐसा कहकर आखिर में वो वहाँ से चली जाती है। अब ये बातें सुनने के बाद ये दोनों भी परेशान हो जाते हैं। खैर, इसके बाद हम रात को देखते हैं कि वो आंटी और गांव की एक दूसरी औरत आपस में बात कर रही होती हैं, जिसमें कि वो आंटी उसे श्रवण और निवेदिता के बारे में बता रही होती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गांव के कुछ लोग और खासकर महिलाएं मंदिर की तरफ पूजा करने जा रही होती हैं, जिसको देखने पर ऐसा लग रहा था कि मंदिर में कोई फंक्शन हो। इसी बीच वो दूसरी औरत आंटी से कहती है कि ये सब कुछ उस लीलावती के श्राप की वजह से हो रहा है, पता नहीं ये श्राप हमारे गांव से कब हटेगा। अब बाकी महिलाएं मंदिर पहुंचती हैं और वहां सभी मिलकर पूजा करने लगते हैं और फिर पूजा खत्म होने के बाद गांव की देवी से आशीर्वाद लेकर लोग वापस घर चले जाते हैं। अब उसके अगले दिन गांव के कुछ लोगों ने एक जगह पर एक मीटिंग रखी हुई होती है। इसी बीच सतीश पुजारी के वहां पर आने के बाद सभी लोग कहने लगते हैं
कि हम लोगों को पता चला है कि वो लड़का श्रवण उस लड़की निवेदिता के साथ शादी करने वाला है। क्या ये बात सच है? तो ये सभी कहते हैं कि क्या उसे हमारे गांव के श्राप के बारे में नहीं पता? पिछले साल ही ऐसे एक लड़के ने मना करने पर भी शादी की थी और उसकी भी मौत हो गई थी। आखिर ये क्यों अपने आप को मौत के मुंह में धकेलना चाहता है? इस बीच गांव के कुछ आदमी भी कहते हैं कि हमारी उम्र भी 50 साल हो चुकी है, पर इसी श्राप के डर के चलते अभी तक हमने शादी नहीं की। तो क्या उन लोगों को अपनी जान की फिक्र नहीं है? तो सतीश पुजारी कहता है कि मैंने उस लड़के से बात की थी, मैंने उसे समझाया भी था, लेकिन वो लोग तो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। लगता है वो लोग शादी करके ही रहेंगे। अब सीन यहाँ से अगले दिन पर शिफ्ट होता है, जहाँ हम इस गांव में मनोज नाम के लड़के को आता हुआ देखते हैं। और ये असल में कोई और नहीं बल्कि श्रवण और निवेदिता का दोस्त होता है। अब गांव में आने के बाद गांव के कुछ लड़के उससे कहने लगते हैं कि अरे मनोज, क्या वो तुम्हारा दोस्त पागल हो चुका है जो उस लड़की के साथ शादी कर रहा है? आखिर क्यों सब कुछ पता होते हुए भी वो उस लड़की की जिंदगी बर्बाद करना चाह रहा है? उसे समझाओ। तो मनोज यहाँ सबसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम लोग अपनी बकवास बंद करो, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसी बीच हम दूसरी तरफ श्रवण और निवेदिता को देखते हैं, जहाँ निवेदिता इन बातों से थोड़ी सी परेशान नजर आ रही होती है। अब श्रवण उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? तो वो बताती है कि गाँव के लोगों की बातें सुन सुनकर मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है कि आखिर क्या सच है और क्या झूठ। कहीं हम सच में गलती तो नहीं कर रहे, या फिर गलती मेरी ही हो कि मैं इस अंधविश्वास पर भरोसा कर रही हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने मन को कैसे समझाऊं कि क्या फैसला लिया जाए। तो ये सुनकर श्रवण उसे समझाता है और फिर उसे अपने गांव के एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति के पास लेकर जाता है। अब वहाँ हम देखते हैं कि उस बूढ़े आदमी की देखभाल करने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं होता। फिर हमें पता चलता है कि ये आदमी भी असल में श्रवण के ही खानदान का एक बड़ा बेटा था, जिस वजह से उसकी भी शादी नहीं हुई थी। इसी बीच उसके घर परिवार वाले सभी लोग गुजर चुके थे और आज ये अकेला ही इस बीमार हालत में पड़ा हुआ था। अब यहाँ पहुँचकर श्रवण उससे कहता है कि काका, क्या आप ठीक हो? तो काका कहता है कि हाँ बेटा, बस चल रहा है, अब तो मैं सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूँ। ये सुनकर थोड़ी देर के लिए श्रवण चुप हो जाता है और फिर कहता है कि ये देखिए काका, मैं बहुत ही जल्द इस लड़की से शादी करने वाला हूँ। तो काका कहता है कि हाँ बेटा, तू शादी जरूर करना, गांव के लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं, तो खुद ही देख ले, मैंने खुद शादी नहीं की और अब मेरी हालत क्या हो गई है। इस तरह वो दोनों काका का आशीर्वाद लेकर वहाँ से चले जाते हैं। खैर, अब काका के कहने के बाद निवेदिता के अंदर भी थोड़ी हिम्मत आ जाती है और वो सोचती है कि एक तरफ कुछ लोग मना कर रहे हैं तो दूसरी तरफ काका शादी के लिए हाँ कर रहे हैं। हो सकता है कि ये श्राप वाली बात महज एक कहानी या अंधविश्वास हो, जबकि बाकी लोगों की बात सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो। तो यही सोचते हुए वो दोनों अगले दिन ही शादी करने का फैसला ले लेते हैं और फिर मंदिर जाकर अपने दोस्त मनोज और कुछ रिश्तेदारों के सामने शादी कर लेते हैं। अब शादी के बाद ये दोनों साथ में आसपास घूमने जाते हैं और काफी एंजॉय करते हैं और निवेदिता भी अब उस श्राप वाली बात से पूरी तरह से बाहर आ जाती है। फिर आगे हम देखते हैं कि अगले ही दिन सतीश पुजारी श्रवण को अपने पास बुलाकर कहता है कि श्रवण, तुमने शादी तो कर ली, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये शादी ज्यादा दिन तक चल पाएगी। वो कहता है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो तुम्हारी पत्नी क्या करेगी, इसलिए मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ, अपना ख्याल रखना। और ऐसा कहकर सतीश पुजारी वहाँ से चला जाता है। अब रात को हम देखते हैं कि श्रवण और निवेदिता आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी निवेदिता कहती है कि गांव के लोग हमसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। तो श्रवण कहता है कि हम लोगों ने शादी कर ली है ना, इसीलिए वो डर रहे हैं कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। फिर आगे वो कहता है कि हमें इस शादी को अच्छे तरीके से चलाकर सभी को साबित करके दिखाना होगा, ताकि इस गांव में रहने वाले सभी लोगों के अंदर जो डर है वो खत्म हो जाए। वो कहता है कि अगर इस गांव में सभी लड़के फिर से शादी करने के लिए राजी हो जाएं, तो इस गांव की तरक्की हो पाएगी, क्योंकि जब कुंवारे लोग बाद में बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी देखभाल और दवाई के लिए बाकी लोग खर्चा नहीं उठा पाते, क्योंकि वो अपने परिवार में व्यस्त होते हैं, जिस वजह से गांव आगे नहीं बढ़ पा रहा। अब अगले दिन ये दोनों नाश्ता कर रहे होते हैं और तभी यहाँ पर उनसे मिलने के लिए वो आंटी आती हैं। अब वो आंटी श्रवण से कहती हैं कि तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन अब जो होगा वो देखा जाएगा, पर अब से तुम कहीं भी जाओगे तो ध्यान देना और किसी भी तरह के एक्सीडेंट से बचना।
इसके बाद श्रवण कहता है कि ठीक है आंटी, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगा, आप परेशान मत हो। अब आंटी इतना समझाकर वहाँ से अपने काम पर जाने लगती हैं। तो निवेदिता को पता चलता है कि वो आंटी असल में किसी और के खेत में काम करती हैं। इसलिए अब निवेदिता उससे पूछती है कि आप हमारी जमीन पर खेती क्यों नहीं करती। तो आंटी कहती है कि तुम्हारी जमीन अब श्रवण के पास कहाँ है, और वैसे भी गाँव के बहुत सारे लोगों की जमीन इस गाँव के बहुत बड़े जमींदार कन्नन के पास है। वो बताती है कि जब से ये श्राप की बात चल रही है तब से ही इस गांव की जमीन पर कोई भी खेती नहीं करता और सभी लोग दूसरे गांव जाकर खेती करते हैं या फिर मजदूरी करते हैं। अब ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। इसके बाद निवेदिता श्रवण से कहती है कि श्रवण, क्या यहाँ पर खेती करना सही नहीं है? तो श्रवण कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी जो जमीन है वो मेरे दूसरे भाई सुनील के पास है। तो निवेदिता कहती है कि ठीक है, तुम अपनी जमीन ले लो, अब से हम उस पर खेती करेंगे। ये बात सुनकर श्रवण बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि अगर तुम कह रही हो तो हम खेती जरूर करेंगे। और इसके बाद श्रवण तुरंत ही अपने भाई सुनील से मिलने के लिए चला जाता है। फिर वहाँ जाकर वो सुनील से कहता है कि भाई, अब मैं और मेरी बीवी निवेदिता इसी गांव में रहेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपना खेत वापस लेकर उस पर खेती करूँ। तो ये सुनकर सुनील को अंदर से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो श्रवण के सामने नहीं दिखाता, बल्कि वो कहता है कि मैंने फिलहाल तुम्हारी जमीन पर फसल बो रखी है, इसलिए ये फसल कटने के 3 महीने बाद ही मैं तुम्हारी जमीन तुम्हें दे दूंगा। तो ये सुनकर अब श्रवण वहाँ से चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुनील अब बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था, क्योंकि वो उस जमीन को किसी भी हालत में श्रवण को नहीं देना चाहता था। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि सतीश पुजारी की पत्नी सो रही होती है और इसी बीच वो अपनी पत्नी के करीब जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक उसकी बीवी की नींद खुल जाती है और वो एकदम से घबराकर उठ जाती है। फिर हमें पता चलता है कि सतीश की पत्नी ने ये सब कुछ अपने सपने में देखा था, क्योंकि उसके घर में तो सतीश कुर्सी पर बैठा हुआ था। इस तरह हम समझ पाते हैं कि इन दोनों के रिलेशनशिप में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। अब ऐसे ही 2-3 महीने बीत जाते हैं और इसी बीच श्रवण को भी अपनी खेती वापस मिल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि निवेदिता और श्रवण खुशी से अपने खेत में खेती करना शुरू करते हैं। फिर उसके अगले दिन हम देखते हैं कि सुबह सुबह मनोज यानी श्रवण के दोस्त को कुछ अजीब सा सपना आता है, जिसमें एक महिला उसकी तरफ दौड़ती हुई आ रही होती है। इसमें उसे कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है और तभी अचानक उसके फोन की रिंग बजती है, जिससे उसकी नींद एकदम से खुल जाती है। और फिर यहाँ फोन पर उसे जो खबर मिलती है उसे सुनकर मनोज के तो होश ही उड़ जाते हैं। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गांव के सभी लोग दौड़ते हुए मंदिर के पास वाली जगह पर आ जाते हैं और यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर श्रवण की लाश पड़ी हुई होती है। फिर हमें पता चलता है कि उस लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि शादी करने की वजह से ही रहस्यमयी तरीके से श्रवण की मौत हुई हो। निवेदिता को जब ये बात पता चलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसके दिमाग में फौरन वही श्राप वाली बात आने लगती है और वो बहुत रोने लगती है। असल में उसने तो श्रवण के बिना अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं की थी। अब रो रोकर उसका हाल बेहाल हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद सतीश पुजारी भी वहां आता है और श्रवण की लाश को देखकर निवेदिता से कहता है कि देखा, गांव के सभी लोगों ने कहा था, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने शादी कर ली। अब देखो गांव पर लगा हुआ श्राप कैसे पूरा हुआ। ये सुनते ही लोग यही बातें करने लगते हैं कि श्राप की वजह से ही श्रवण की मौत हुई होगी। इसी बीच यहाँ पर मनोज पहुँचता है और अपने दोस्त को मरा हुआ देखकर वो भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। अब सतीश पुजारी कहता है कि अब से हमारे गांव में बड़े बेटे की शादी नहीं होगी, क्योंकि अगर उसने शादी कर ली तो उसका अंजाम क्या होगा ये हम लोग देख ही सकते हैं। वो कहता है कि हे देवी, हमें माफ कर दो, आगे से हम लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे। और इस तरह से अब ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं कि मनोज गांव के कुछ लड़कों के पास जाकर उनसे पूछता है कि पुजारी सतीश का घर कहाँ पर है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। इसी बीच भास्कर नाम का एक लड़का सतीश के घर पर उसे ले जाता है, लेकिन यहाँ पर उसकी पत्नी कहती है कि वो तो अभी घर पर नहीं है, वो कहीं बाहर गए हैं, आप बाद में आइएगा। खैर, अब वहाँ से जाने के बाद मनोज भास्कर से पूछता है कि अरे, ये सतीश पुजारी कैसा आदमी है? तो भास्कर कहता है कि सतीश पुजारी तो अच्छा आदमी है, लेकिन उसका पिता कन्नन एक बहुत ही बुरा इंसान है। वो कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्सैल और बेरहम है। और तभी अचानक वो कहता है कि अरे वो देखो, सतीश तो इधर ही आ रहा है, लेकिन तुमने बताया नहीं कि तुम्हें उससे क्या पूछना है। तो मनोज बताता है कि मुझे लीलावती के श्राप के बारे में जानना है। अब उसके बाद सतीश मनोज से पूछता है कि बोलो, तुम मुझे ढूंढते हुए मेरे घर पर क्यों आए थे? तो मनोज कहता है कि मुझे उस लीलावती के श्राप के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। अब सतीश उसे अपने घर पर ले जाता है और लीलावती की कहानी बताने लगता है।
वो कहता है कि ये कहानी बहुत साल पुरानी है, जहाँ लीलावती नाम की लड़की के 2 भाई थे और उस वक्त लीलावती की शादी महज 18 साल में ही कर दी गई थी। अब अपने ससुराल जाने के बाद उसका पति थोड़े ही दिन उसके साथ रहा और फिर करीब 1 महीने के बाद वो विदेश में काम करने के लिए चला गया। फिर 6 महीने बाद खबर आई कि लीलावती के पति की एक खतरनाक बीमारी की वजह से मौत हो गई है और ये खबर सुनकर लीलावती पूरी तरह से टूट जाती है और उसके बाद वो फिर से आकर अपने मायके में भाइयों के साथ रहने लगती है। लेकिन गांव के लोगों से ये देखा नहीं जाता और गांव के लोग उनसे कहते हैं कि आखिर इतने दिनों तक ये लीलावती अपने मायके में कैसे रह सकती है। इस तरह से गांव के लोग लीलावती और उसके भाइयों को ताने मारने लगते हैं और इसी वजह से लीलावती के बड़े भाई को अपनी बहन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। अब धीरे धीरे वो अपनी बहन से बहुत ज्यादा नफरत करने लगता है और एक दिन इसी नफरत के चलते उसका बड़ा भाई बहुत ज्यादा परेशान होकर लीलावती को जिंदा ही जला देता है। लेकिन फिर एक और अजीब चीज होती है। लीलावती के मरने के कुछ ही दिनों बाद ही उसके बड़े भाई की भी मौत हो जाती है। अब लीलावती की मौत के लिए पूरा गांव और उसका बड़ा भाई जिम्मेदार था। तो अब इसी वजह से लीलावती का श्राप पूरे गांव पर और घर में पैदा होने वाले हर बड़े बेटे पर काम करने लगता है। अब वो श्राप ये था कि अगर किसी भी घर में बड़े बेटे की शादी हो जाएगी तो कुछ ही वक्त में उसकी जान भी चली जाएगी। फिर हमें पता चलता है कि इसी श्राप की वजह से लोगों की खेती भी बर्बाद होने लगती है और इसीलिए लोग दूसरे गांव जाकर वहां पर खेती और मजदूरी करने लगते हैं और जिंदा रहने के लिए, खाने के लिए, साथ में पैसा इकट्ठा करने के लिए वो अपनी जमीन भी गिरवी रख देते हैं। अब उसके अगले सीन में हम निवेदिता को देखते हैं जो अपने पति श्रवण को बहुत ही ज्यादा याद कर रही होती है। उसे श्रवण की कही हुई बातें याद भी आती हैं कि हमें गांव के लोगों के मन से ये श्राप का डर हटाना होगा और इस तरह से ये सारी बातें याद करके निवेदिता बहुत ज्यादा दुखी होती है। अब बहुत ज्यादा टेंशन में आने के बाद वो सोचती है कि अब मैं अपने पति के बिना जिंदगी कैसे गुजारूंगी। इसलिए वो खुद को मारने के लिए कपड़ा लेकर पंखे से लटक कर मरने की कोशिश करती है। लेकिन इतने में ही वहाँ पर मनोज आ जाता है और उसे बचा लेता है। अब निवेदिता उससे कहती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, अब मैं जीकर क्या करूंगी। मुझे नहीं पता था कि श्रवण के साथ शादी करके मुझे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो कहती है कि गांव के लोगों ने हमसे कहा था कि शादी मत करो, अगर उनकी बात मानकर हम ऐसे ही एक दूसरे के साथ रहते तो वही अच्छा था। लेकिन तभी मनोज उसे हौसला देने की कोशिश करता है और वो कहता है कि निवेदिता, अब तुम्हें खुद को संभालना होगा। वो कहता है कि अगर तुम इसी जगह पर रहोगी तो तुम्हें श्रवण की यादें और गांव वालों की बातें याद आती रहेंगी, इसलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से शहर चली जाओ। और ऐसा कहकर मनोज वहाँ से चला जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि निवेदिता थोड़ा बहुत संभलने की कोशिश करती है। वो अपने खेत में जाती है, घर में रहती है, लेकिन फिर भी उसे अपने पति श्रवण की यादें सता रही होती हैं। फिर एक दिन वो इस गांव को छोड़कर यहाँ से जाने का फैसला करती है और बैग लेकर जाने लगती है। लेकिन जब वो गांव की सीमा रेखा पर आती है तो उसे ऐसा एहसास होता है कि उसके पीछे कोई महिला चल रही है, क्योंकि उसे घुंघरू की भी आवाजें आने लगती हैं। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। पर अब वो फिर से आगे मुड़कर देखती है तो तब वहाँ पर उसे श्रवण की घड़ी पड़ी हुई मिलती है। अब उस घड़ी को पहचानने के बाद वो फिर से अपने घर पर आती है और फिर यहाँ पर वो मनोज को बुलाकर उससे कहती है कि ये देखो, मुझे श्रवण की घड़ी मिली है। वो कहती है कि अगर श्रवण की लाश हमें गांव के मंदिर के पास मिली थी तो उसकी घड़ी गांव की सीमा रेखा पर क्या कर रही थी। इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हमें इसके बारे में पता करना चाहिए। और फिर वो ये भी बताती है कि उस रात श्रवण एक आदमी के साथ था। वो कहती है कि मुझे पता नहीं कि वो आदमी कौन था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे गांव के लोगों की जमीन हड़पने वाला वो जमींदार कन्नन होगा। इसी बीच मनोज गुस्से में उस कन्नन के घर पर जाने लगता है, लेकिन तभी बीच रास्ते में कन्नन का एक आदमी जिसका नाम अप्पू होता है वो उसे रोक लेता है और वो उसे धमकी देते हुए कहता है कि तुम तो तुम्हारे दोस्त की शादी के लिए यहाँ पर आए थे ना, तो देखो अब वो शादी भी हो गई और तुम्हारा दोस्त भी बचा नहीं, इसलिए तुम चुपचाप यहाँ से शहर के लिए चले जाओ। वो कहता है कि तुम्हें किसी के बारे में कुछ भी पता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और हाँ, अगर तुमने वापस यहाँ आने की कोशिश की तो तुम्हारी खैर नहीं। और ऐसा कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर मनोज कहता है कि मैं इस तरह की धमकियों से नहीं डरने वाला। वो कहता है कि उस रात श्रवण किस आदमी के साथ था ये मुझे पता करना ही होगा, उससे ही मुझे कुछ सुराग मिल सकता है। उधर हम देखते हैं कि गांव के जमींदार कन्नन के पास खेत में काम करने वाला एक मजदूर आता है और उससे कहता है कि मालिक, मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे चाहिए। मैंने आपके पास अपनी कुछ जमीन गिरवी भी रखी थी जिसके आपने मुझे आधे पैसे ही दिए थे, इसलिए अब मुझे बाकी पैसों की जरूरत है, तो मुझे मेरे पैसे लौटा दीजिए। लेकिन कन्नन कहता है कि कौन सा पैसा, कौन सी प्रॉपर्टी, मैं तुम्हें नहीं जानता, चले जाओ यहाँ से।
ऐसा कहकर वो अपने आदमियों से उसे डराकर यहाँ से बाहर भेज देता है। खैर, उसके अगले दिन हम देखते हैं कि मनोज गांव के सभी लोगों से ये पूछने लगता है कि आखिरी बार श्रवण को किसके साथ देखा गया था। इसी बीच सभी लोग कहते हैं कि हमने श्रवण को आखिरी बार भास्कर के साथ देखा था। अब मनोज फौरन भास्कर के पास जाता है और उससे पूछता है कि अगर मरने से पहले श्रवण तुम्हारे साथ था तो ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई। तो भास्कर कहता है कि उस रात मैं बहुत ज्यादा नशे में था और मैं उसे साइकिल पर बैठाकर कहीं पर ले जा रहा था, लेकिन उससे ज्यादा मुझे कुछ याद नहीं। वो कहता है कि मुझे लगा कि ये बात कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि मुझे बतानी पड़े। अब मनोज उससे कहता है कि तुम फिर से याद करने की कोशिश करो कि उस रात आखिर हुआ क्या था। तो इस तरह बहुत ज्यादा याद करने पर भास्कर को एक बात याद आती है और वो कहता है कि उस रात श्रवण का चाचा पेरुमल यहाँ पर आया था और उसने कहा था कि सुनील भाई ने उसे अपने यहाँ पर बुलाया है और ऐसा कहकर वो श्रवण को वहाँ से ले गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये मुझे कुछ भी याद नहीं। भास्कर की बातें सुनने के बाद उसके अगले ही दिन मनोज पेरुमल के घर पर जाता है, लेकिन वहाँ उसका घर बंद होता है। अब उसके कुछ ही दिनों बाद गांव में एक फंक्शन होता है और उस फंक्शन में सभी लोग नाटक देखने के लिए आए हुए होते हैं। तो ये फंक्शन खत्म होने के बाद मनोज पुजारी सतीश से कहता है कि हम पेरुमल के घर पर गए थे, लेकिन उसका घर 3-4 दिनों से बंद है। वो कहता है कि हमें उसके ऊपर शक है कि श्रवण के साथ उसने कुछ गलत किया होगा, प्लीज आप हमारी मदद कीजिए। अब इसी बीच निवेदिता भी उससे रिक्वेस्ट करती है। तो सतीश कहता है कि ठीक है, हम कल मिलकर उसे ढूंढने के लिए जाएंगे। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं कि सतीश और मनोज पेरुमल को ढूंढने के लिए जाते हैं और वहाँ पर सतीश का एक आदमी उन्हें बताता है कि हमने पता कर लिया है, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक जगह पर दोनों छुपकर बैठे हैं। तो मनोज और सतीश तुरंत ही वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन उन लोगों को देखकर पेरुमल और सुनील वहाँ से भागने लगते हैं। यानी उन दोनों के भागने से ये साफ था कि उन दोनों ने कुछ ना कुछ तो किया था। लेकिन जैसे ही ये लोग उन दोनों को पकड़ लेते हैं तो यहाँ पर उन लोगों में बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग शुरू हो जाती है। लेकिन आखिर में मनोज और सतीश उन दोनों को पकड़ ही लेते हैं और गांव में निवेदिता के सामने लेकर आते हैं। अब यहाँ वो दोनों से पूछते हैं कि बताओ तुम लोगों ने श्रवण के साथ क्या किया, तुमने उसे क्यों मारा। तो पेरुमल और श्रवण का भाई सुनील उन्हें बताते हैं कि हमने श्रवण को नहीं मारा है। वो कहते हैं कि उस रात मैंने उसे अपने घर पर शराब पीने के लिए बुलाया था और हम लोगों ने शराब भी पी और थोड़ी बहुत बातचीत भी की, लेकिन तभी मुझे एक अर्जेंट कॉल आया था, इसलिए मैं फोन पर बात करने के लिए थोड़ा दूर चला गया। फिर इसी बीच जब मुझे बुलाने के लिए पेरुमल भी मेरे पास आ गया था तो दूसरी तरफ श्रवण ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। लेकिन जब थोड़ी देर बाद हमने उस जगह पर आकर देखा तो वहाँ पर श्रवण नहीं था। हमें उस वक्त पता नहीं चला कि वो अचानक कहाँ चला गया, पर फिर हम दोनों ने उसे ढूंढने की कोशिश की और थोड़ा बहुत ढूंढने पर हमें थोड़ी ही दूर पर श्रवण की लाश दिखाई दी। अब श्रवण की लाश को देखकर हम लोग डर गए, इसलिए हमने सोचा कि अगर लोगों ने श्रवण की लाश को हमारे घर के आसपास देखी तो सभी को लगेगा कि हमने ही श्रवण को मारा है। इसलिए हम लोगों ने उसकी लाश उठाकर मंदिर वाली जगह पर रख दी और तभी मंदिर की तरफ जाते वक्त उसके हाथ से वो घड़ी गिर गई होगी जो घड़ी निवेदिता को मिली थी। अब ये दोनों कहते हैं कि ऐसा ही हुआ था, हम कसम खाते हैं हमने श्रवण को नहीं मारा है। लेकिन इसी बीच तब तक निवेदिता ने पुलिस वालों को बुला लिया था, जिसके बाद पुलिस वाले उन्हें पकड़कर ले जाते हैं। पर अब निवेदिता कहती है कि इससे साबित हो जाता है कि इसके पीछे जरूर कोई ना कोई राज छुपा है। आखिर शराब पीने से श्रवण की जान कैसे जा सकती है, कोई तो है जो इस सब के पीछे है और हमें उसका पता लगाना ही होगा। अब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि गांव के अंदर एक कपल की एंट्री होती है, जिसमें राजू नाम का एक आदमी अपनी पत्नी प्रिया और छोटी बच्ची के साथ यहाँ गांव में रहने के लिए आता है। तो गांव में रहने वाला शशि नाम का एक आदमी उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो राजू बताता है कि मेरे पिताजी सुब्रमण्यम इसी गांव में रहते थे, लेकिन उन्होंने लीलावती के श्राप के डर से ये गांव छोड़ दिया था। लेकिन शहर जाकर मेरे पिता ने शादी की और मैं पैदा हुआ, लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ। आगे वो कहता है कि अब हम लोग शहर से यहीं पर आ गए हैं। और ये बात सुनकर शशि तो पागल हो जाता है। वो सोचने लगता है कि लोग बाहर से शादी करके यहाँ पर रहने के लिए आ रहे हैं और मेरे जैसे कितने आदमी हैं जो इस गांव में अभी तक श्राप के डर से कुंवारे बैठे हैं। इसलिए वो गांव में जाकर सभी आदमियों से कहता है कि एक आदमी गांव से बाहर जाकर शादी करने गया था, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ और अब उसका बेटा यहाँ पर आया है। वो कहता है कि उसकी पत्नी भी उसके साथ है और उसकी बेटी भी, और देखो उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। यानी हो सकता है कि ये श्राप उन लोगों के ऊपर भी असर नहीं करता जो शहर चले जाते हैं, यानी इस गांव से निकल जाते हैं।
अब एक दिन हम देखते हैं कि रात को मनोज निवेदिता के घर पर आता है और वो उससे कहता है कि अब मेरा शहर जाने का टाइम आ गया है। तो निवेदिता उससे कहती है कि तुम 1-2 दिन के बाद चले जाना, क्योंकि कुछ ही दिनों में इस राज से पर्दा उठने वाला है। हमें जल्द ही पता चलने वाला है कि आखिर ये श्राप का चक्कर क्या है। तो मनोज पूछता है कि ऐसा क्यों, तुमने आखिर ऐसा क्या किया या देखा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट और फिर हमें पता चलता है कि हाल फिलहाल में गांव में जो कपल आया होता है, राजू और प्रिया, वो असल में निवेदिता के ही दोस्त होते हैं। यानी निवेदिता ने एक दिन शहर जाकर प्रिया को ये बात समझाई थी कि तुम दोनों हमारे गांव में आकर रहो, जिससे कि श्राप के पीछे क्या राज छुपा है ये हमें पता चल जाएगा। जिसके बाद वो दोनों गांव में अपनी बेटी को लाकर रह रहे हैं। पर ये सुनने के बाद मनोज हैरान हो जाता है और कहता है कि उन लोगों की जान खतरे में आ सकती है, हमें उन्हें बचाना होगा, क्योंकि अगर इसके पीछे कोई है तो वो राजू को भी मारने की कोशिश करेगा। तभी यहाँ पर निवेदिता को राजू का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि मुझे तुमसे मिलकर कुछ बात करनी है और कुछ बताना है। लेकिन जैसे ही वो आगे कुछ बोल पाता, उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क की वजह से आवाज ठीक से सुनाई नहीं देती। अब यहाँ इस तरफ हम राजू को देखते हैं, जहाँ कुछ गुंडे उसका चुपचाप पीछा करने लगते हैं। और दोस्तों, यहाँ आता है इस मूवी का दूसरा बहुत बड़ा ट्विस्ट, जहाँ हम पुजारी सतीश को अपने पिता कन्नन और दूसरे आदमी के साथ देखते हैं। कन्नन अब अपने बेटे सतीश से कहता है कि देखा ना तुमने, वो राजू नाम का लड़का हमारे गांव में आकर लोगों को शादी करने के लिए बोल रहा है, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि अभी भी तुम चुपचाप ही बैठे हो, मुझे लगा था कि तुम कुछ ना कुछ तो करोगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर और भी लोग आने लगेंगे और हमारे हाथों से सारी जमीन खिसक जाएगी। इतने सालों से हमने जो लीलावती के श्राप की कहानी सुनाकर लोगों को डरा कर रखा था, हमारा वो प्लान पूरा चौपट हो जाएगा। तो ये सुनकर सतीश कहता है कि अब मैं इतने लोगों के मर्डर कर करके तंग आ चुका हूँ, मुझसे अब ये सब नहीं होता। और दोस्तों, इस तरह हम समझ जाते हैं कि इतने मर्डर्स करने की वजह से सतीश अंदर से गिल्ट में रहता था, जिस वजह से वो अपनी बीवी के पास नहीं जा पाता था और ऊपर से उसे मानसिक शांति भी नहीं थी। अब वो अपने पिता से कहता है कि आपके लिए ही मैंने श्रवण को मारा और मुझे कितने लोगों की जान लेनी पड़ी। इस तरह सीन फ्लैशबैक में जाता है और हमें पता चलता है कि उस रात श्रवण जब शराब के नशे में अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी वहाँ पर आकर सतीश उसे बहुत ही बुरी तरह से मारता और पीटता है और फिर पत्थर पर उसका सर पटक पटक कर उसकी जान ले लेता है। अब प्रेजेंट में सतीश अपने पिता से कहता है कि ठीक है, मैं उस राजू को भी मार दूंगा, लेकिन इसके बाद मुझसे अब ये काम नहीं होगा, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ इस तरफ हम देखते हैं कि मनोज राजू को बचाने के लिए दौड़ रहा होता है, जबकि सतीश और उसके लोग राजू को खत्म करने के लिए आ रहे होते हैं। अब सतीश और उसके आदमी राजू को पकड़ लेते हैं और सतीश चाकू से राजू को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर निवेदिता, मनोज और गांव के सभी लोग टॉर्च लेकर पहुँच जाते हैं। यानी अब उन्हें पता चल जाता है कि इन सब के पीछे पुजारी सतीश और उसका पिता कन्नन है। यहाँ सभी को पता चलता है कि गांव में इतने सारे जवान लड़कों को इन्हीं लोगों ने मार दिया था और उसके बाद कन्नन ने अपने फायदे के लिए गांव के सभी लोगों की जमीन भी हड़प ली और फिर ये लोग खुद ऐशो आराम में रहने लगे और गांव के लोगों को श्राप का डर दिखाकर उनको इतने सालों से सताते रहे। अब ये सब पता चलते ही गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फिर उनके ऊपर हमला करते हैं। अब इसी हमले में सतीश पुजारी और उसका पिता कन्नन मारे जाते हैं, जिसके बाद कहानी की एंडिंग में हम देखते हैं कि निवेदिता इसी गांव में रहने का फैसला करती है और यहाँ रहकर सारे लोगों को पढ़ाकर आगे बढ़ाने का डिसीजन लेती है और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, विश्वास और अंधविश्वास में सिर्फ रत्ती भर का फर्क होता है। किसी की कही बातों को सुन लेना और बिना देखे किसी चीज को सच मान लेना, ये सब अंधविश्वास है। इसलिए हर चीज को आप तर्क के आधार पर सोचने की कोशिश कीजिए। ये तो महज एक मूवी है, लेकिन असल जिंदगी में भी विश्वास और तर्क दोनों का साथ ठीक से दीजिए, ताकि फिर कहीं और इसी तरह लोगों को डराकर और धमकाकर उनका शोषण ना किया जा सके। लेकिन अभी इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।